टॉपिक क्या है? मानव में उत्सर्जन। ठीक है, मानव में उत्सर्जन का मतलब क्या है तुम्हें पता है? ठीक है, मैं बताती हूँ। मानव में उत्सर्जन का मतलब होता है हमारे शरीर से जो पदार्थ हमें आवश्यक नहीं है, जिसे हम अपशिष्ट पदार्थ बोलते हैं। अपशिष्ट पदार्थों का मानव शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? मानव में उत्सर्जन। ठीक है, अब मानव में उत्सर्जन होता है तो पादपों में भी होता होगा, है ना? पादप में उत्सर्जन किस प्रकार से होता है? पादप में उत्सर्जन जैसे कि पत्तियां जो होती हैं वो अपशिष्ट पदार्थ को संचित कर लेती हैं। पादप में पत्तियां जो होती हैं अपशिष्ट पदार्थ को संचित करेंगी और पतझड़ का जब समय आएगा तो पत्तियां पेड़ से अलग हो जाती हैं। तो इस प्रकार से एक हो गया उत्सर्जन का तरीका। और उसके बाद जैसे पत्तियों में तुमने देखा होगा कि कुछ नीचे स्पॉट्स दिखाई देते हैं ब्राउन कलर के कुछ पत्तियों में, तो वो एक उत्सर्जन का तरीका है। नहीं तो तुमने देखा होगा कि कुछ फूल ऐसे होते हैं तोड़ने के बाद उसमें से दूध निकलते हैं। या कटहल का देख लो, कटहल का एग्जाम्पल ले लो, तो उसकी पत्ती तोड़ो या फ्रूट को अलग किया जाता है जब पेड़ से, तो उसमें से दूध निकलता है। तो वो क्या है? वो उत्सर्जित पदार्थ है जो कि हम पादपों से अलग हो जा रहे हैं। ठीक है, किसी किसी में रेजिन या गोंद जैसे पदार्थ होते हैं जो कि अलग होते हैं पादपों से, तो पादपों में भी उत्सर्जन की प्रक्रिया होती है। लेकिन हमें पहले क्या देखना है, मनुष्यों में किस प्रकार से होती है। तो मनुष्यों में कौन सा अंग है जिससे कि उत्सर्जन होता है, ये पता है आपको? किडनी बहुत कॉमन है, जिसको हिंदी में वृक्क कहते हैं। ठीक है, वृक्क ज्यादा तुम लोग को नहीं पता होगा क्योंकि वृक्क यूज नहीं किया जाता है, किडनी ज्यादा यूज किया जाता है, लेकिन उसका वृक्क से हम लोग को पढ़ना है। तो ये जो आकृति दी हुई है तुम्हारी, ये वृक्क की है, और वृक्क की आकृति हमेशा सेम के आकार की होती है और कलर उसका रेडिश ब्राउन यानी कि थोड़ा भूरे रंग का होता है। लाल से मिलता जुलता भूरा रंग जो आता है उसके उसके रंग का ये हमारा वृक्क जो होता है रहता है। इसमें मुख्य रूप से कितने पार्ट्स हैं? तो हमारे पूरे उत्सर्जन में कौन कौन से अंग शामिल होते हैं उसको मैंने यहाँ बताया है तुम्हें। जैसे वृक्क हो गया, वृक्क के बाद में मूत्रवाहिनियां। मूत्रवाहिनियां किससे जुड़ी हुई हैं? मूत्राशय से, और मूत्राशय से होता हुआ मूत्र कहाँ आएगा? मूत्र मार्ग में। मूत्र मार्ग से ये हमारे शरीर से बाहर चला जाएगा। ठीक है, मुख्य रूप से ये अंग हमारे उत्सर्जन में शामिल है। सबसे पहला वृक्क, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय, मूत्र मार्ग। तो हमें आगे पढ़ना क्या है कि इसमें क्या क्या प्रक्रियाएं होती है। ये यहाँ से यहाँ पे जब आ रहे हैं तो क्या क्या प्रक्रियाएं हो रही हैं। अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि ये सारा प्रोसीजर हो रहा है तो हमारे शरीर से कौन से पदार्थ को बाहर निकालना है जिसके लिए ये सारी प्रक्रियाएं की जा रही हैं। ठीक है, तो वो पदार्थ हमारे क्या है? जैसे यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया। ये जो नाइट्रोजनस वेस्ट है हमारे शरीर के यानी अपशिष्ट पदार्थ है, ये हमारे शरीर में रहेंगे तो हमें हानि पहुंचाएंगे। ठीक है, तो जो प्रक्रियाएं हमने जैव प्रक्रम में पढ़ा था कि पाचन होता है, रक्त परिवहन होता है, तो ये सारे जब अंग काम करते हैं हमारे, तो उसमें कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिसका उपयोग हमारे शरीर को नहीं करना होता है, वो हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। वो अगर हमारे शरीर में रहेंगे तो वो विषैले हो जाएंगे। ठीक है, तो उसको अच्छा क्या होगा कि हमारे शरीर से बाहर निकाल दिया जाए। तो वो प्रक्रिया क्या होती है, उसमें कौन से पदार्थ शामिल होते हैं, इसके लिए हमें क्या पढ़ना है? उत्सर्जन तंत्र पढ़ना है। और उत्सर्जन में ये सारे जो पदार्थ मैंने लिखे हुए हैं, यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, ये सारे हमारे शरीर में मूत्र मार्ग से क्या करना है? बाहर निकाल देना है। और तुम्हें जानकारी के लिए बता दूं कि उत्सर्जन में जैसे हमने इसमें मूत्र मार्ग से मूत्र को बाहर निकालने की प्रक्रिया को पढ़ेंगे, लेकिन कुछ ऐसे वेस्ट होते हैं जो कि अन्य रास्तों से भी हमारे शरीर से बाहर निकलते हैं, जिसकी जिक्र मैं लास्ट में करूंगी कि और कौन कौन से पदार्थ ऐसे हैं जो कि हमारे शरीर से बाहर निकलना है। इस मार्ग से नहीं बाहर निकलेंगे, अलग मार्ग से बाहर निकलेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं वृक्क से। तो ये जो वृक्क है, यहाँ पे तुम आकृति में देखे हुए हो कुछ ऐसे रेशेदार स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं। पहले तो ये समझ जाना कि वृक्क कहाँ पे स्थित है। तो रीढ़ की हड्डी के पिछले हिस्से में हमारा वृक्क स्थित होता है हमारे शरीर के अंदर। ठीक है, इसकी पोजीशन क्या है? रीढ़ की हड्डी तुम्हें पता है?
रीढ़ की हड्डी के पिछले हिस्से में क्या होता है, वृक्क जो है हमारा स्थित है। और ये जो हमारा सेम की आकृति का होता है, ये जुड़ा किससे है, ये हमारे रीनल धमनियों से जुड़ा हुआ है। तुम्हें आकृति में दिखाई दे रहा है, रीनल धमनियां हैं, रीनल सिराएं हैं, उससे जुड़ा हुआ है। और इसमें अशुद्ध रक्त जाएगा और शुद्ध होके आएगा। इसकी सारी प्रक्रिया में मुख्य रूप से है कि जो अशुद्ध रक्त का मतलब है कि उस रक्त में ये सारे पदार्थ शामिल हैं, यूरिया, यूरिक एसिड और अमोनिया। जो ये सारे पदार्थ पहले रक्त में शामिल रहेंगे तो उस रक्त को हम क्या बोलेंगे, अशुद्ध रक्त है वो। जब वो हमारे वृक्क की सारी प्रक्रियाओं से होके गुजरेगा तो वो क्या होगा, शुद्ध होके वापस आएगा। तो ये जो ब्लू कलर से इंडिकेशन है वो अशुद्ध रक्त था हमारा, और रेड कलर से जो है वो क्या है, शुद्ध रक्त। जब वो परिवर्तित हो गया शुद्ध रक्त में तो उसका कलर रेड दिखाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रांसफर सेक्शन लिया गया है आकृति में तुम्हें समझने के लिए कि अंदर से कैसा होता है। ये तो ऊपर से देखने में है, अंदर से हमारा वृक्क कैसा है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया। इसके अंदर बहुत सारे रेशेदार स्ट्रक्चर्स होते हैं। वृक्क के अंदर जो रेशेदार स्ट्रक्चर होते हैं या आकृति होती है उसको क्या बोलते हैं, वृक्काणु। तुम्हारे चैप्टर में इसकी भी, वृक्काणु की भी आकृति बनी हुई है। ठीक है, तो जो वृक्काणु की आकृति है जिसे इंग्लिश में नेफ्रॉन कहा जाता है, तो पहले हम लोग देख लेते हैं इसका क्या प्रोसीजर है वृक्क का, और उसके बाद में देखेंगे कि नेफ्रॉन जो है वृक्काणु में किस प्रकार से हमारा आता है। इसको बताया था कि वृक्क से इसमें अंदर क्या प्रोसीजर होगा वो मैं वृक्काणु की आकृति से तुम्हें समझाने वाली हूँ। आगे जब यहाँ पे रक्त शुद्ध हो जाएगा, फिल्टर हो जाएगा, यहाँ पे काम क्या है, जैसे कि हम चाय को छानते हैं उसी प्रकार से हमारा जो रक्त में अशुद्धियां होती हैं उसको छानने का कार्य कौन करता है, वृक्क करता है। तो वृक्क से जब शुद्ध रक्त में परिवर्तित हो जाएगा हमारा रक्त, उसके बाद अशुद्धता जो बचेगी, जो नाइट्रोजनस वेस्ट है और जो एक्स्ट्रा पानी है हमारे शरीर का जिसकी हमें आवश्यकता नहीं है, तो वो पानी जो रहेगा और वो यूरिया, यूरिक एसिड और अमोनिया के साथ में कहाँ पे आ जाएगा, ये मूत्र वाहिनी, जो तुम्हें नलिकाएं, पतली पतली नलिकाएं दिख रही हैं, मूत्र वाहिनी से कहाँ पे आएगा, मूत्राशय में आएगा। ठीक है, वृक्क से पहले शुद्ध हुआ रक्त, उसके बाद में कहाँ आया, मूत्र वाहिनी में आया, उसके बाद मूत्राशय में आएगा, और मूत्राशय में ये क्या होगा, कलेक्ट होगा, इकट्ठा हो जाएगा। जब मूत्राशय अपने क्षमता के अनुसार भर जाएगा तो उसके बाद ये जो यूरिन होता है यानी मूत्र होता है वो मूत्र मार्ग से क्या होता है, शरीर से बाहर निकल जाता है। और ये नली जो होती है, मूत्र मार्ग जो है, ये बहुत पतली नली होती है। अगर इसका आकार पतला नहीं रहेगा तो ये जो टॉयलेट की प्रक्रिया है ये कंटिन्यू रहेगी। अगर इसका आकार मूत्राशय के ही आकार के जैसा रहा, ये पतली नली नहीं हुई, तो क्या होगा कि ये जो हमें जब जरूरत होती है तभी हम यूरिन पास करते हैं, तो ये प्रोसीजर जो है वो कंटिन्यू रहेगा, वो रुकेगा ही नहीं। इसीलिए नली क्या है, मूत्रमार्ग जो है वो बहुत पतली नली होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सारा प्रोसीजर होता है। अब हम देख लेते हैं कि सारे अंग, जो अलग अलग अंग हैं, वो क्या क्या कार्य करते हैं। तो यहाँ पे निम्न महाशिरा, तो ये जो महाशिरा है तुम्हें पहले से ही पता है कि धमनी रेड कलर से दिखाई गई है और शिराएं जो है वो क्या है, ब्लू कलर से दिखाए गए हैं। तो ये निम्न महाशिरा का कार्य क्या है, यह हृदय से शुद्ध रक्त को वापस लाती है। ठीक है, उसके बाद यह आकृति में जो तुम्हें दिखाया गया है श्रोणी, तो यह कप के आकार की संरचना है जो मूत्र को एकत्र करती है। यहाँ पे यूरिन कलेक्शन होगा। ठीक है, उसके बाद में मज्जा, यह आकृति में दिखाया हुआ यह गुर्दे का भीतरी भाग है जहां मूत्र का निर्माण होता है। ठीक है, प्रांतस्था, यह गुर्दे की बाहरी परत है जहां रक्त का क्षनन होता है, जैसे कि फिल्ट्रेशन प्रोसेस हुआ तो यहाँ पे इस भाग में क्या होगा, यहाँ पे रक्त को छाना जाएगा। उसके बाद अधिवृक्क ग्रंथि जो वृक्क के ऊपर दिखाई देती है। तुमने वृक्क की आकृति देखी होगी तो एकदम से बराबर में नहीं रहेगा वृक्क, जो दो अलग अलग वृक्क है वो एकदम से लेवल में नहीं रहेगा, एक थोड़ा सा ऊपर एक थोड़ा सा नीचे ऐसे रहता है। तो यहाँ पे यह ग्रंथि हार्मोन बनाती है जो शरीर के विभिन्न क्रियाओं को नियंत्रित करता है।
आगे जब नेक्स्ट चैप्टर तुम पढ़ोगे तो उसमें इस ग्रंथि के बारे में, एड्रिनल ग्लैंड के बारे में तुम पढ़ने वाले हो। ठीक है। वृक्क धमनी, ये जो लाल रंग से तुम्हें दिखाया गया है, यह धमनी हृदय से रक्त को गुर्दे तक ले जाती है। ठीक है। वृक्क शिरा या शिरा गुर्दे को रक्त को गुर्दे से रक्त को वापस हृदय तक ले आती है। वृक्क यह रक्त को छानकर अवशिष्ट पदार्थों को मूत्र के रूप में बनाती है। मुख्य रूप से हम लोग को यही पढ़ाई करनी है। ठीक है। ये जो पॉइंट है हमारा, वृक्क का क्या कार्य है वो पढ़ना है। ये जानकारी के लिए तुम्हें बता दे रही हूँ। पृष्ठ महाधमनी या मुख्य धमनी है जो शरीर के विभिन्न भागों में रक्त पहुंचाती है। ठीक है। यहाँ पे जो लाल रंग से दिखाया गया है, यह नलिका मूत्र को गुर्दे से मूत्राशय तक लेके जाती है। जो मूत्राशय तुम्हारा दो नली है, जहाँ पे कि वेस्ट मटेरियल जो हो जाएगा पानी के साथ में, जो अवशिष्ट पदार्थ रहेंगे वो कहाँ तक आ जाएंगे, मूत्रवाहिनी से मूत्राशय तक। तो मूत्राशय यूरिनरी ब्लैडर जिसे कहा जाता है, यह थैलीनुमा अंग है जिसमें मूत्र अस्थायी रूप से संग्रहित रहता है। तुम्हें पहले ही बता चुकी हूँ, यहाँ पे यूरिन का कलेक्शन होगा। ठीक है। और मूत्र मार्ग, यहाँ से क्या होता है, मूत्र शरीर से बाहर आ जाता है। अब मैं तुम्हें वृक्काणु, जो कि मैंने बताया था कि वृक्क के अंदर रेशेदार पदार्थ होते हैं। रेशेदार लाखों की संख्या में होते हैं, जो कि क्या है, इकाई है, हमारे वृक्क की इकाई हम बोल सकते हैं उसे। जो कि हमारे वृक्क के अंदर वो जालनुमा संरचना पूरा फैला हुआ रहता है, तो जिसे वृक्काणु कहा गया है। तो वृक्काणु का क्या कार्य होता है, वो किस प्रकार से हमारे रक्त को छानने का कार्य करती है, उसके बारे में हम लोग को पढ़ाई करनी है। देखो यहाँ पे नेफ्रॉन की आकृति है। नेफ्रॉन को तुम्हारे बुक में वृक्काणु भी कहा गया है। ठीक है। तो इसमें सारे जो लेबल्स दिए हुए हैं, वो लेबल्स के कार्य मैं बता देती हूँ पहले, फिर एग्जैक्टली इसमें होता क्या है वो बता रही हूँ। ये जो लाखों की संख्या में हमारे वृक्क में मौजूद होते हैं संरचनाएं, वो है, इसी में सारा प्रक्रिया होता है रक्त को शुद्ध करने का। ठीक है। तो यहाँ पे आकृति में दिया हुआ है, कुछ नीली रंग की लाइनें हैं, कुछ लाल रंग की नलिकाएं हैं। ठीक है। नीली और लाल नलिकाएं हैं, जिसमें नीले रंग में किस तरह का रक्त प्रवाह है, अशुद्ध रक्त का प्रवाह है, और लाल रंग में क्या है, शुद्ध रक्त का है। तो पहले नीले रंग की जो हमारी रक्त वाहिनियां हैं, इसमें अशुद्ध रक्त जाएगा, और ये जो जाल जैसी संरचना है, जाल जैसी संरचना में जाके हमारा रक्त शुद्ध हो जाएगा। इसमें कोशिकाएं, बहुत सारी असंख्य कोशिकाएं होती हैं जो कि हमारे रक्त को शुद्ध करने का कार्य करती हैं। और इससे कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिसका कि फिल्ट्रेशन नहीं होता है, जो शुद्ध नहीं हो पाते हैं। बॉमन संपुट तुम्हारे बुक में नाम दिया है, तो बॉमन्स कैप्सूल भी कहा जाता है इसको इंग्लिश में। तो बॉमन संपुट जो है, यहाँ पे पूरी तरह से रक्त का छनन प्रक्रिया हो जाता है। पूरी तरह से शुद्धता कहाँ पे आएगी, बोमन संपुट में। तो यहाँ पे जो कोशिकाएं दिख रही है, छोटी छोटी कोशिकाएं दिख रही है, यहाँ पे जाल बना हुआ है पूरी कोशिकाओं का। तो यहाँ पे अच्छी तरह से रक्त क्या होगा, शुद्ध हो जाएगा। अच्छी तरह से शुद्ध होकर रक्त क्या होगा कि आगे रक्त का आगमन कहाँ पे हो जाएगा, धमनिका में हो जाएगा। और जो यूरिन बना हुआ है, जो अपशिष्ट पदार्थ के साथ में पानी हमारा निकासन हुआ है, वो कहाँ चला जाएगा, ये जो तुम्हारा दिया हुआ है संग्रह नलिका, यहाँ पे कलेक्शन होगा इसका। यहाँ पे किसका कलेक्शन होगा, जो यूरिन का कलेक्शन बोला जाता है। और ये किससे जुड़ा हुआ रहेगा, हमारे मूत्र वाहिनी से जुड़ा रहेगा। और मूत्र वाहिनी के आगे की प्रक्रिया तुम लोग को बताया है मैंने। ठीक है। इसमें एग्जैक्टली क्या हुआ है समझ में आया। इसमें से अशुद्ध रक्त, जो कि नीले रंग की नलिकाएं दर्शाई गई हैं, वहां से अशुद्ध रक्त जाएगा, और वृक्काणु में अशुद्ध रक्त शुद्ध होके वापस से कहा जाता है, बॉमन संपुट में जाता है। बॉमन संपुट में यहाँ पे अच्छी तरह से शुद्ध हो जाएगा। और इसमें पूरे दिन में, एक दिन में 180 लीटर रक्त का फिल्ट्रेशन होता है लगभग। ठीक है। लेकिन अब तुम सोच रहे होगे कि 180 लीटर यूरिन तो निकलता नहीं है। ठीक है। तो इसमें पहले ये जो स्ट्रक्चर हमारा नेफ्रॉन का दिया हुआ है, ये फिल्टर कर देगा, पहले फिल्टर करेगा, उसके बाद में उसमें जो अच्छी चीजें हैं, शुद्ध पदार्थ हैं, उसका अवशोषण वापस से होगा। ठीक है। वापस से उसका अवशोषण हो जाएगा, जो बचा हुआ वेस्ट मटेरियल रहेगा, जो कि 1 से 1.5 लीटर होता है, जो यूरिन के मार्ग से वापस आता है। ठीक है। तो
यहाँ इसका क्या कार्य है तुम्हें समझ में आ रहा है? सबसे पहले अशुद्ध रक्त जो था, ये आकृति कहाँ पे हमारी स्थित है? वृक्क के अंदर। वृक्क के अंदर ऐसा लाखों की संख्या में नेफ्रॉन्स मौजूद है हमारे, ठीक है। और यहीं पे सारी प्रक्रियाएं होती है। रक्त को शुद्ध करने की प्रक्रिया किसमें होती है? नेफ्रॉन में होती है, यानी किसमें? वृक्काणु में होती है। और वृक्काणु में अशुद्ध रक्त जाएगा और उसके बाद में वहां पे कोशिकाएं जो होती हैं उससे शुद्ध रक्त में परिवर्तित होगा और जो अपशिष्ट पदार्थ रहेगा यानी यूरिया, यूरिक एसिड, एक्स्ट्रा पानी, अमोनिया, ये सारा कहाँ चला जाएगा? यहाँ तुम्हारे संग्रह नलिका में जाएगा। और यहाँ पे जब प्रोसीजर स्टार्ट होता है तो कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जहाँ उसकी शुद्धता नहीं हो पाती है। उसको शुद्ध करने के लिए कहाँ भेजा जाता है? गोमन संपुट में। गोमन संपुट में जाके वो वहां से शुद्ध हो जाएगा और जो शुद्ध रक्त रहेगा वो कहाँ चला जाएगा? अभिभावित, जैसे कि यहाँ से रक्त का क्या होगा? निर्गमन होगा और यहाँ से आगमन होगा। यहाँ से रक्त आ रहा है, ये पूरे प्रोसीजर में शुद्ध होके यहाँ से वापस से क्या हो जा रहा है? वापस चला जा रहा है, ठीक है। ये क्लियर हो गया। और जो यूरिन बन रहा है, यूरिन के संग्रह कहाँ पे हो रहा है? यहाँ पे कलेक्शन हो रहा है। और ये किससे जुड़ा हुआ है? मूत्रवाहिनी से जुड़ा हुआ है। मूत्रवाहिनी से मूत्राशय में जाएगा, मूत्राशय से होके कहाँ चला जाएगा? मूत्र मार्ग से शरीर से बाहर चला जाएगा। ये बात क्लियर हो गई? कुछ डाउट है इसमें? ठीक है। कि और भी वेस्ट मटेरियल हमारे शरीर से किस मार्ग से बाहर आते हैं तो वो तुम लोग को बता दे रही हूँ। इसमें जो फेफड़े होते हैं हमारे, वहां से, जिसको कि फुफ्फुस भी कहा जाता है, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ सकता है। और जो हमारी त्वचा होती है, त्वचा से पसीने में क्या होता है? जो एक्स्ट्रा पानी है और नमक है हमारे शरीर में, तो वो हमारे पसीना से बाहर आ जाता है। और मल त्याग वाला प्रोसीजर तो तुम लोग को पाचन में पता ही है। ये मार्ग होते हैं जिससे कि हमारे शरीर के अपशिष्ट पदार्थ बाहर आ जाते हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा जो शरीर में ऑयल रहता है, तुम्हारे स्किन में देखोगे कि थोड़ा तैलीय त्वचा दिखाई देती है। जब तुम शांति से सो जाते हो, उठोगे तो ऐसा तुम्हें लगेगा कि स्किन पे थोड़ा ऑयलीनेस है, तो वो भी हमारे शरीर में जरूरत उसकी नहीं रहती है। जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो स्किन से बाहर आ जाता है, ठीक है। ये सारे मार्ग हैं जहाँ से कि उत्सर्जन और भी होते हैं। ये मुख्य था, इसके लिए हम लोग ने इसे अलग से पढ़ाई कर दी। अभी हमारा जो आखिरी चैप्टर है हमारा पर्यावरण, उसका टॉपिक लेने वाली हूँ। और इसमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि उत्पादक होता क्या है। उत्पादक में कौन आता है पता है आप लोगों को? उत्पादक में सभी प्रकार की वनस्पतियां और स्वयंपोषी जो भी जीव हैं वो उत्पादक में आएंगे। जैसे कि वनस्पतियां अपना भोजन सूर्य प्रकाश से क्लोरोप्लास्ट का उपयोग करके, कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से तैयार करती हैं, तो वो क्या हो गई? उत्पादक। उत्पादक का मतलब ही यही है कि जो अपना भोजन स्वयं उत्पादन कर रहा है वो क्या है? उत्पादक है। और उत्पादक का जो अपने ऊर्जा के लिए, अपने पोषण के लिए उपयोग कर रहा है वो क्या है? उपभोक्ता है, ठीक है। उत्पादक का जो भोग कर रहा है यानी कि खा रहा है उत्पादक को, वो क्या हो गया? उपभोक्ता हो गया, ठीक है। तो पहले तुम्हें पता होना चाहिए कि उत्पादक, उपभोक्ता में भी प्राथमिक आते हैं, द्वितीय आते हैं, वो सब होते क्या हैं उसके बारे में बता देती हूँ। उपभोक्ता, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हुए हैं। भोजन की श्रृंखला, भोजन की श्रृंखला में जैसे कि तुम्हारा कोई भी एक चेन होता है, उसमें बीच से एक कड़ी चली जाए या बीच से एक कड़ी टूट जाए तो चेन टूट जाता है। तो यहाँ पे श्रृंखला यानी चेन है। तो भोजन की श्रृंखलाएं किस प्रकार से हैं? सभी एक दूसरे के ऊपर क्या है? डिपेंडेंट हैं। आप एक दूसरे पे क्या है? निर्भर कर रहे हैं अपने पोषण के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे उत्पादक के रूप में कौन है? पेड़ है। और पेड़ को कौन खा रहा है? हिरण खा रहा है। तो ये क्या हो गया? उपभोक्ता हो गया, प्राथमिक उपभोक्ता ये है। और हिरण को कौन खा रहा है? तो ये क्या हो गया? द्वितीय उपभोक्ता हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे इसी प्रकार से एक एग्जांपल और दिया है। जैसे कि फूल स्वयंपोषी है, यानी किस में आएगा? उत्पादक में आएगा। उत्पादक ये है, फूल है।
फूल को कौन खा रही है? मक्खियां खा रही है। मक्खियां यानी तुम देख सकते हो बटरफ्लाई वगैरह फूल के ऊपर पौधे रहते हैं, बटरफ्लाई रहती है, तो वो क्या हो गए? उपभोक्ता हो गए। उत्पादक को खाने वाले क्या हो गए? प्राथमिक उपभोक्ता। मक्खियों को कौन खा रहा है? मेढक खा रहे हैं, तो ये द्वितीय उपभोक्ता हो गए। ठीक है ना? तो मेढक को कौन खा रहा है? सांप। तो ये तृतीय उपभोक्ता में आ गए। और सांप को कौन खाएगा? चील खाएगा। तो इस प्रकार से ये क्या है? एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर बीच में से एक कड़ी निकल जाए तो ये क्या है? इसका चेन खराब हो जाएगा, क्योंकि सांप को खाने के लिए मेढक की आवश्यकता है, न कि मक्खी की आवश्यकता है। तो अगर मेढक बीच में से गायब हो जाएगा तो क्या होगा कि मक्खियों की संख्या बहुत अधिक हो जाएगी। मेढक अगर यहाँ से हट रहा है तो मक्खी की संख्या अधिक होगी और सांप को भोजन नहीं मिलेगा। ठीक है ना? समझ में आ रहा है? तो इसलिए ये क्या है? एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है। अब ये सभी, जैसे शेर मर गया तो शेर का क्या होगा? मरे हुए शेर का क्या होगा? तो उसके लिए हमारे पर्यावरण में एक कड़ी है अपमार्जक की। ठीक है। तुमने देखा होगा कुछ सूक्ष्म जीव होते हैं या कुछ ऐसे जीव हैं जो कि हमारे पर्यावरण को शुद्ध करने का कार्य करते हैं। जैसे कभी किसी भी, जैसे चूहा हो गया, कुत्ता हो गया, मर गया है, तो तुम देखोगे कि कौवे बार बार आके उसकी डेड बॉडी में से कुछ खा के जाते हैं, उसको लेके जाते हैं। ठीक है। तो वो ऐसे जो प्राणी हैं जो कि हमारे पर्यावरण में सड़े घुले पदार्थ को खा रहे हैं, अपशिष्ट पदार्थ को खा रहे हैं अपने जीवन के लिए, वो क्या है? अपमार्जक है, क्योंकि वो हमारे पर्यावरण को क्या कर रहे हैं? शुद्ध बना रहे हैं। अपमार्जक का हमेशा से काम यही होता है, किसी भी चीज को शुद्ध करना। ठीक है। जो पदार्थ शुद्ध करता है किसी चीज को, उसको क्या कहते हैं? अपमार्जक। हमारे केमिस्ट्री में अपमार्जक में डिटर्जेंट्स आते हैं। ठीक है। जो कपड़े की धुलाई करते हैं, या साबुन हो गए जिसका तुम नहाने में उपयोग करते हो, ये क्या है? हमारे केमिस्ट्री वाले अपमार्जक हैं। हमारे बायो वाले अपमार्जक कौन है? ये जो सूक्ष्म जीव है, जिसको इंग्लिश में डिकम्पोजर कहा जाता है, वो डेड बॉडी को डिकम्पोज करके फिर से मिट्टी में मिला देते हैं। उसके नाइट्रोजन वेस्ट को क्या करेंगे? मिट्टी में फिर से अपशिष्ट पदार्थ को मिला देंगे, और उनको जो चीजें खाने योग्य रहेंगी, सड़े खुले पदार्थ, वो खा लेते हैं। तो उससे क्या होता है? हमारा पर्यावरण शुद्ध हो जाता है। तो इस प्रकार से हमारी खाद्य श्रृंखला है। खाद्य श्रृंखला में एक कोशीय स्तर दूसरे कोशीय स्तर के ऊपर क्या होता है? निर्भर होता है। और इसमें से बीच में से एक भी कड़ी टूट रही है तो क्या होगा? ये पूरा डिसबैलेंस हो जाएगा। जैसे मैंने बताया, हिरण जो है, हिरण को यहाँ से अगर हटा दो तो शेर पेड़ को खाता ही नहीं है, तो पेड़ पौधे नहीं खाएगा तो पेड़ पौधों की संख्या बढ़ जाएगी और यहाँ पे शेर भूखा रह जाएगा। ठीक है। तो इसलिए सभी जो कोशीय स्तर हैं वो एक दूसरे के ऊपर क्या है? डिपेंडेंट है। ठीक है। देखो अगला टॉपिक है आहार जाल। आहार जाल में पहले तुम्हें समझना होगा कि होता क्या है। तो प्रत्येक जीव दो अथवा अधिक प्रकार के जीवों द्वारा खाया जाता है, जो स्वयं अनेक प्रकार के जीवों का आहार बनते हैं। अतः एक सीधी आहार श्रृंखला के बजाय जीवों के मध्य आहार संबंध शाखान्वित होते हैं तथा शाखान्वित श्रृंखलाओं का जाल बनाते हैं। इसे आहार जाल कहते हैं। अब तुम्हें उदाहरण से समझाऊंगी कि ये सारी चीजें जो लिखी हुई हैं अभी तो दिमाग में आई नहीं होंगी। ठीक है। तो जैसे कि जो जीव, अभी हम लोग ने इसके पहले क्या पढ़ा कि आहार श्रृंखला है। आहार श्रृंखला यानी कि एक कोशीय स्तर दूसरे कोशीय स्तर के ऊपर क्या था? डिपेंडेंट था, निर्भर था। तो अब लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि कोई भी एक जीव है वो दो जीवों के द्वारा खाया जा रहा है या उससे अधिक जीवों के द्वारा खाया जा रहा है। ठीक है। तो इससे क्या, जैसे कि हमारे वृक्ष में श्रृंखलाएं होती हैं, जैसे इस प्रकार से श्रृंखलाएं हैं, एक यहाँ से और शाखाएं निकलती जा रही हैं, शाखाएं निकलती जा रही हैं। तो इसी प्रकार से एक जीव है, उसको कोई भी दो या दो से अधिक जीव आहार के रूप में ले रहे हैं, फिर उनको भी अलग से, तो इसमें क्या अलग अलग शाखाएं उत्पन्न होती जा रही हैं। तो ऐसी जो शाखाएं उत्पन्न होती हैं उसे क्या कहेंगे? आहार जाल कहते हैं। ये सिर्फ चेन नहीं है कि एक को कोई खा रहा है तो उसको कोई खा रहा है, ऐसा नहीं है। इसमें क्या हो रहा है? शाखाएं उत्पन्न हो रही हैं, एक से अधिक, दो से अधिक जीव उसके ऊपर डिपेंडेंट है। तो इससे क्या है? शाखाएं बनती जा रही हैं। तो वो चैन नहीं है, वो श्रृंखला नहीं है, बल्कि जाल है। तो ये हम लोग इस आकृति से
समझेंगे। जैसे कि यहाँ पे नीचे जितने भी दिए गए हैं, जल पौधे हैं, टाइफा है, शैवाल है और यहाँ पे झाड़ी है, तो ये सारे क्या हैं, उत्पादक में आते हैं। नीचे जो भी तुम्हें पौधे दिखाई दे रहे हैं, पेड़ दिखाई दे रहे हैं, वो सारे क्या हैं, उत्पादक हैं। वो सूर्य प्रकाश से अपना भोजन तैयार कर रहे हैं। लेकिन अब देखेंगे कि यहाँ पे ये उत्पादक एक ही है, टाइफा जो है उसको 3 लोग खा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे जलीय पौधे भी इसको खाएंगे, घेंघा भी खा रहा है, तो अलग अलग इसको खाने वाले क्या है, एक से अधिक, 2 से अधिक लोग हैं जो कि उसी के ऊपर डिपेंडेंट है। तो यहाँ पे एक चैन का निर्माण नहीं हो रहा है, यहाँ पे पूरी तरह से क्या है, जाल बन जा रहा है, अलग अलग शाखाओं में वही जा रहे हैं। जैसे कि एक जीव है, घेंघा है, इसको खाने वाला देखो चूहा भी है, यहाँ से उल्लू भी इसे ही खा रहा है, यहाँ से सांप भी इसे खा रहा है। तो एक ही जीव के ऊपर डिपेंडेंट कितने, 3, 2, 3, 4 ऐसे जीव हैं। तो यहाँ पे सिर्फ एक श्रृंखला नहीं निर्माण हो रही है, यहाँ पे क्या हो रहा है, पूरा पूरा जाल निर्माण हो रहा है। तुम सारे एग्जाम्पल्स में ऐसे ही देख लोगे कि कोई एक जीव है तो उसके ऊपर डिपेंडेंट क्या है, 2 या 2 से अधिक या 2, 3 से अधिक ऐसे जीव हैं जो कि पूरे जाल का निर्माण कर रहे हैं। तो तुम्हें खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में क्या अंतर है पता चला। यहाँ पे शाखाओं का निर्माण हो रहा है। इसके पहले हमने देखा कि उत्पादक है, उत्पादक को प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, इस तरह से ये अपने भोजन के लिए यूज कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि एक कोई जीव है, उसको 2 या 2 से अधिक जीव उसका भोजन प्राप्त कर रहे हैं उससे, और इससे क्या हो रहा है, शाखाएं उत्पन्न हो रही हैं, शाखाओं से जाल का निर्माण हो रहा है। तो इसे क्या कहते हैं, खाद्य जाल कहते हैं। थोड़ा सा ही दोनों में अंतर है, खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में इतना ही अंतर है कि वो एक चेन के रूप में काम कर रही है। यहाँ पे जब उसी जीव के ऊपर शाखाएं, अलग अलग प्रकार की शाखाएं उत्पन्न है, तो वो जाल की तरह बन जा रहा है। तो ये क्या है, खाद्य जाल है। अब अगला टॉपिक एक है कि जैव आवर्धन। जैव आवर्धन के बारे में आप लोग जानते हो। देखो नेक्स्ट टॉपिक है जैव आवर्धन। जैव आवर्धन में इंग्लिश में इसको बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन कहा जाता है। और ये क्या है एग्जैक्टली वो देखेंगे। वह प्रक्रिया जिसमें खाद्य श्रृंखला के निचले स्तर से उच्च स्तर की ओर जाने पर हानिकारक रसायनों का या विषैले पदार्थों की सांद्रता लगातार बढ़ती जाती है। तो सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि पोषीय स्तर, निम्न स्तर क्या होता है, उच्च स्तर क्या होता है। तो सबसे नीचे क्या होता है, उत्पादक होता है, उसके ऊपर प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, इस प्रकार से आता है, तुम्हें पहले से पता है ना। तो इसमें एक रेमंड लिंडमैन जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने एक रूल बताया था कि जैसे जैसे पोषीय स्तर में आगे की तरफ जाते हैं, ऊंचाई पे जाते हैं, वैसे वैसे जो पोषण रहता है, जो ऊर्जा की मात्रा होती है वो कम होती जाती है। जैसे कि देखो इसमें, जैसे जो हमारे साइंटिस्ट हैं रेमंड लिंडमैन, इन्होंने 10% का नियम बताया था। 10% का नियम क्या बताया था कि उन्होंने बोला था जैसे जैसे उच्च स्तर पे हम जाते हैं खाद्य पदार्थ में, जैसे सबसे निम्न स्तर क्या है, सूर्य का प्रकाश। तो सूर्य के प्रकाश के पास जितनी ऊर्जा रहेगी, इसके ऊपर के स्तर पे जब जाएगा ना, तो उसका सिर्फ 10% इसको मिलेगा, ठीक है। इसके पास जितनी भी ऊर्जा है उसका यहाँ पे जब जाएगा तो उसका क्या होगा, 10%, ठीक है। अब इसके पास वो 10% बन के जितना ऊपर की तरफ जब जाएगा, तो इसके पास जितनी ऊर्जा है उसका 10% कहाँ जाएगा, यहाँ पे जाएगा। फिर ऐसे ही 10-10% मिलता है, यानी कि सबसे कम इसे मिलेगा, ठीक है। ऊर्जा सबसे कम किसे मिलेगा, शीर्ष मांसाहारी को। तो ये किसका नियम था, लिंडमैन का नियम था। इन्होंने ये नियम बताया था। लेकिन अगर हमारा जो खाद्य पदार्थ है जो हम ग्रहण कर रहे हैं उसमें कुछ विषाक्तता हो, विषाक्तता यानी विषैले पदार्थ हो, तो ये रूल बिल्कुल अपोजिट काम करेगा। ये 10% नहीं जाएगा, ये यहाँ से ऊपर जैसे जैसे जाते जाएगा वो वृद्धि होती जाएगी। हानिकारक पदार्थ, विषैले पदार्थ की क्या होती है, यहाँ पे कमी होती जा रही है, वहां पे क्या होगा, वृद्धि होगा। इससे इसके पास गया तो इसमें जितना था उससे थोड़ा बढ़ जाएगा, इसके पास जाएगा यहाँ से थोड़ा और बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल उनके अपोजिट कार्य करता है। इसीलिए यहाँ पे बताया गया है कि वह प्रक्रिया जिसमें खाद्य श्रृंखला के निचले स्तर से उच्च स्तर की ओर जाने पर हानिकारक रसायनों
या विषैले पदार्थों की सांद्रता लगातार बढ़ती है। सांद्रता बढ़ती है यानी कि जितना हानिकारक है इसके लिए था, इसके ऊपर जाएगा तो ये इससे अधिक हानिकारक होगा, इससे भी ऊपर जाएगा तो वो और हानिकारक होगा। जैसे तुमने ऐसे ही नॉर्मल लाइफ में सुना होगा फूड पॉइजनिंग, ऐसा सुना है फूड पॉइजनिंग हो गई। फूड पॉइजनिंग का मतलब क्या है कि तुम्हारे खाने में किसी ने जहर मिलाया था, ऐसा नहीं होता ना। जैसे कि हम जो खाना खा रहे हैं उसमें किसी भी प्रकार से अशुद्धता आ गई या सूक्ष्म जीव वहां पे प्रवेश कर गए किसी वजह से, तो उसमें क्या होगा, वैसे पदार्थ जब हम खाएंगे तो उसमें क्या होता है, फूड पॉइजनिंग हो जाती है। या तुमने एक बीमारी का नाम सुना होगा नहीं सुना होगा तो मैं बता दे रही हूँ, मीना-माटा डिजीज सुना है तुम सभी ने? नहीं सुना है तो ठीक है, मैं बता रही हूँ। मीना-माटा डिजीज जो है वो खाद्य विषाक्तता का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। मीना-माटा डिजीज ये हुआ कहाँ था, जापान में हुआ था, ठीक है। जापान में मीना-माटा डिजीज जब हुआ तो ये किसकी वजह से हुआ था, जो पारा नाम सुना होगा, धातु है पारा, एक पारा धातु या मर्क्यूरी सुना है, तो उसको हिंदी में पारा बोलते हैं, ठीक है। तो वो पारा नाम का जो विषैला पदार्थ है, चूंकि वो धातु के रूप में ठीक है बहुत सारी चीजों में इस्तेमाल किया जाता है, परंतु वो हमारे भोजन में आ जाए तो वो हमें नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। कुछ मात्रा में कोई भी चीज हो एडजस्ट हो जाती है, लेकिन अगर किसी चीज की बहुत अधिक मात्रा हो तो वो क्या होगा, हमें दिक्कत पहुंचाएगा, बीमारी फैलाएगा। तो ये पारा इंसानों तक कैसे पहुंचा इसकी भी स्टोरी है। तो ये जो पारा था मीना-माटा डिजीज में, जो जापान में फैक्ट्री वगैरह थी उसमें से बड़ी मात्रा में मरकरी को क्या किया गया, समुद्रों में और जलाशयों में फेंक दिया गया, यानी कि बहाया गया गटर के थ्रू। तो वहां पे जब बहाया गया तो जो समुद्री जीव थे या जलाशय के जीव थे वो क्या हुआ है, इससे इन्फेक्टेड हो गए। क्योंकि जैव आवर्धन में क्या है, विषैले पदार्थ निम्न से उच्च में और अधिक हो जाता है। तो मान लो कि समुद्र में जो पेड़ पौधे उगे थे छोटे मोटे, उसको कंज्यूम किया किसने, छोटी मछलियों ने। छोटी मछलियों को और बड़ी मछलियों ने भी इस्तेमाल किया अपने भोजन के रूप में। या मछलियों को जो मछुआरे थे आसपास के, तो आसपास के मछुआरे मछली पकड़ के वो अपने भोजन के रूप में लिए। तो वो मछलियां जब इंसानों तक पहुंची तो उस समय सोचो उस विषैले पदार्थ का परिमाण कितना अधिक होगा, क्योंकि जैव आवर्धन का नियम ही है कि आगे जैसे जैसे बढ़ेगा वो क्या होगा, उसके पॉइजन बढ़ती जाएगी। तो जब वो इंसानों तक पहुंचा तो इंसानों में बीमारी फैलने लगी। तो सेम टाइप की बीमारी जब अधिक पब्लिक में फैली तो लोगों ने इस पे सर्च किया। तो इस बीमारी का असर ये होता था कि आंख की रोशनी चली जाती थी और विकलांगता आ रही थी, लोगों में सुनने की क्षमता जा रही थी। तो इस प्रकार से शरीर में जब डिफेक्ट्स देखे गए और सेम एरिया में देखे गए, अधिक लोगों में देखे गए, तो उस समय जब इसका सर्च किया गया तो पता चला कि ये जो मरकरी पानी में गया था तो उससे क्या होगा कि जैव आवर्धन बढ़ते बढ़ते इंसानों तक पहुंचा तो इंसानों में प्रॉब्लम आने शुरू हो गई, ठीक है। तो मीना-माटा डिजीज के बारे में पता चला। ये किसका एग्जाम्पल है, जैव आवर्धन का है। जैव आवर्धन में क्या होता है समझ में आ गया कि अगर विषाक्तता है हमारे भोज्य पदार्थ में तो वो निम्न स्तर से उच्च में जाएगा तो वो अधिक बढ़ता जाएगा, और अगर पोषक तत्व है, ऊर्जा है, तो निम्न से उच्च में क्या होगा, कम होते जाएगा। ये क्लियर हो गया। अपना अगला टॉपिक है ओजोन की परत। ओजोन की परत का अपक्षय होना, यानी कि ओजोन की परत जो है वो क्या हो रही है, धीरे धीरे ब्रेक हो रही है, उसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। सबसे पहले तुम्हें समझना होगा कि ओजोन की परत क्या है और उसका क्या क्या उपयोग है, ठीक है। एक उदाहरण ले रही हूँ कि जैसे तुमने अभी फिलहाल बारिश का मौसम है, तो बारिश के मौसम में तुमने अम्ब्रेला यूज किया, छतरी, ठीक है। छतरी का क्या उपयोग होता है, ठीक है, बारिश से बचाने का, ठीक है। अगर मान लो तेज धूप हो तो छतरी का क्या उपयोग है, ठीक है, धूप से बचाना, ठीक है। बहुत होशियार बच्चे हो तुम लोग तो इसी प्रकार से जो ओजोन की परत होती है, ओजोन की परत हमारे पृथ्वी के ऊपर एक छतरी का कार्य करती है, ठीक है। अब तुम सोचो कि पृथ्वी के ऊपर तो बारिश आती ही है तो छतरी का कार्य कैसे करती है ना। मेन क्वेश्चन ये है। तो वो हमें बारिश से हमारी पृथ्वी को नहीं बचाती है। जो ओजोन की परत है हमारी पृथ्वी को किससे बचाती है, यूवी रेज यानी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, यानी कि पराबैंगनी किरणें।
पराबैंगनी किरणें जो हम सूर्य की तरफ से डायरेक्ट हमारी पृथ्वी पे पहुंचेंगी तो हमें बहुत सारी बीमारियां हो सकती है, हमें स्किन कैंसर हो सकता है और त्वचा की अनेक बीमारियां हो सकती हैं, ठीक है, अगर पराबैंगनी किरणें डायरेक्ट हमारे ऊपर पहुंचे तो। लेकिन ओजोन की जो परत है वो क्या करती है, इसको रोकती है, डायरेक्ट हमारी पृथ्वी पे आने से रोकती है। जिस प्रकार से छतरी का कार्य होता है बारिश को रोकना, वैसे ही ओजोन की परत हमारे पृथ्वी को किससे बचाती है, पराबैंगनी किरणों से, ठीक है। अब तुम्हें ये जानना जरूरी है कि रासायनिक सूत्र क्या है, तो O3 है, O3 ओजोन का रासायनिक सूत्र है। इसका कार्य क्या है तुम्हें समझ में आया है। तो अभी कुछ समय से ओजोन की परत जो है उसमें दरार पड़ना शुरू हो गया है, ठीक है, तो वो क्यों हुआ है ये भी जानना चाहिए, ठीक है। तो ये जो हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC बोला जाता है, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसका जो इस्तेमाल होता है हमारी पृथ्वी पे तो उसके हानिकारक प्रभाव से क्या हो रहा है, ओजोन की परत में दरार पड़ रही है, ठीक है। अब तुम्हें ये भी जानना चाहिए कि CFC आता कहाँ से है, ये क्यों आ रहा था, ठीक है। तो पहले की जो फ्रिज थी यानी रेफ्रिजरेटर, तो रेफ्रिजरेटर से और अग्निशमन जो था उससे ये गैस निकलती थी हमारी CFC, ठीक है। तो उससे क्या हुआ, धीरे धीरे उसके दुष्प्रभाव से ओजोन की परत पे दरारें आना शुरू हो गई। तो इसकी वजह से हमें नुकसान पहुंच सकता है। अगर वहां पे ओजोन की परत पूरी तरह से नष्ट हो जाए तो हमारी पृथ्वी पे स्किन की बहुत सारी बीमारी हो सकती है, त्वचा की बीमारी, किससे, पराबैंगनी किरणों से। तो इससे बचने के लिए, हमारा ओजोन परत सुरक्षित रहे, इसके लिए ये हमारी सरकार जो है वो अब जो फ्रिज बनता है, अब जो रेफ्रिजरेटर बनता है वो CFC रिलीज करने वाला फ्रिज नहीं बनाती है। कंपनियों को रोक दिया गया है जिससे भी CFC गैस रिलीज हो वो कार्य नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद एक प्रोग्राम चलाया गया UNEP बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट, 1 सेंटेंस में आता है, UNEP का फुल फॉर्म बताओ, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। तो इसी प्रोग्राम के तहत हमें ओजोन की परत की सुरक्षा किस प्रकार से करनी है उसका प्रोग्राम चलाया जाता है, ठीक है। ये है हमारा यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। इसमें कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, हो गया क्लियर। देखो वृक्क का आखिरी लास्ट पॉइंट ये है कि वृक्क अगर खराब हो जाए हमारा, यानी किडनी खराब हो जाए, तो हमारा शरीर कैसे कार्य कर पाएगा उसके बारे में है। तो पहले तो ये समझना होगा कि किडनी खराब कैसे होगी, वृक्क कैसे हमारा खराब होगा। तो इसमें कभी कभी क्या होता है, एक्सीडेंटल केसेस रहते हैं, जैसे एक्सीडेंट के थ्रू भी खराब हो सकता है। कभी कभी जन्म से ही डिफेक्ट रहता है बॉडी में कि शरीर के बाकी ऑर्गन्स जो हैं, बाकी बॉडी पार्ट्स प्रॉपर डेवलप्ड हैं, लेकिन किडनी का ग्रोथ उतना हो नहीं पाया है, वो प्रॉपर वर्किंग में नहीं है, ये सिचुएशन हो सकती है। नेक्स्ट सिचुएशन ये भी हो सकती है कि जैसे हमारे खान पान में कुछ अनियमितता रहे या ब्लड की कमी रहे, ब्लड प्रॉपर वहां तक पहुंच ना पाए, इस तरह से दिक्कत हो सकती है। या तुम्हें पता ही होगा आजकल के रेगुलर रूटीन में बहुत सारी ऐसी चीजें खा लेते